और यह समझो पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का रीढ़ है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग को। हेडलाइन दे दो, अस्थिर आवेश के लिए, अस्थिर आवेश के लिए कूलाम का नियम, 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 अस्थिर आवेश के लिए कूलाम का नियम। हो गया चला, तो कलम रोक दीजिए और पहले बढ़िया से इसको समझने पर ध्यान दीजिएगा। ये जी आपके बारे में, जब आवेश के बारे में आप लोग को कहे थे तो विभिन्न प्रकार का हम लोग कुछ वैज्ञानिक का नाम लिए होंगे। अगर हम बात करते हैं कि आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बताया? अच्छा, थेल्स ने। आवेश नामक शब्द किसने दिया? अच्छा, एक बात होती है, आवेश दो प्रकार के होता है, किसने? डुफे ने बताया। लेकिन वह दोनों के बीच कुछ न कुछ बल लगता है, तो ये बल के बारे में किसने बताया? बस ये बात हमको पहचानना है। शुरुआत में आपको सारा चीज बता चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है, लेकिन वो कौन कौन प्रकार का होता है ये पता नहीं है, तो वो बात बताया है डुफे ने। लेकिन आवेश दो प्रकार के है, प्लस माइनस, ये बात बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन आवेश के बीच कुछ बल लगता है, जिसी का नाम तुम ले रहा है कि आकर्षणों बल लगता है, कभी प्रतिकर्षणों बल लगता है, तो ये बल का बारे में किसने बताया है? कूलाम ने बताया। आइए हमको नियम पढ़ना है। मैंने एक बात तो ले दे के बाद बात समझ में आ गया है कि अस्थिर आवेश के लिए कूलाम का नियम पढ़ना है, यानी आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब बल के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है ई कूलाम के नियम में। तो बढ़िया से बात को समझिएगा, ई कूलाम कहा क्या था। हालांकि 10th में भी बात आया था रे, तो 10th के दृष्टिकोण से VVI हो जाता था, लेकिन यहाँ ई आप लोग का जान करके नहीं आएगा कि यहाँ कूलाम का नियम क्या है, इसको सिद्ध करिए। लेकिन इस पर हम लोग को वर्क करना है न्यूमेरिकल पर, इसलिए इसको हमको समझाना। समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों के बीच, तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। हो गया। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उन आवेशों के, और उन आवेशों के बीच के दूरी के, और उन आवेशों के बीच के दूरी के, और उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हो गया। चलिए कुछ पहले बेसिक बात पर ध्यान दो। अगर हम बोले एक राशि A है, एक राशि B है, A B के समानुपाती है, तो कहिएगा A प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? B होगा। कहेंगे A B के व्युत्क्रमानुपाती है तो A प्रोपोर्शनल टू होगा, लेकिन B होगा कि 1/B। फिर से A B के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो A प्रोपोर्शनल टू 1/, तो होगा,
लेकिन वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है ना, तब बी होगा कि बी स्क्वायर होगा। तो बस ये बात को समझिएगा, अगर केवल कहेगा समानुपाती, सीधा सीधा अंश में ही लिख देंगे, कहेगा व्युत्क्रमानुपाती बटा का नीचे लटका देंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो बटा के नीचे स्क्वायर करके लटका देंगे। ये बात बताओ, इस समझ में आया कि नहीं आया? अब आवेश वाला बात को आप लोग को समझिएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। हमने कहा यह एक प्रकार का, पहले मान लो कि माना कि दो आवेश है, एक आवेश का नाम क्या है Q1 और एक आवेश क्या है Q2, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। कितना दूरी पर है? तो आप लोग को हम लिख दिए हैं कि एक दूसरे से कितना दूरी पर, r दूरी पर स्थित है। ये पहले करने आएगा कि नहीं? माना कि Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब r दूरी पर स्थित है तो कूलाम क्या कहता है? तो कूलाम के नियम में अभी हमने बताया कि कूलाम, सबसे पहले ये बताओ आवेश शब्द के दिया था? आवेश नामक शब्द किसने दिया? थेल्स ने। मूर्खवा, आवेश के बारे में के बताया? तो हम लोग कहे थे कौन? थेल्स ने। आवेश नामक शब्द कौन दिया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। आवेश दो प्रकार के होता है, किसने बताया? डूफे ने। लेकिन वह ई नहीं बताया कौन कौन होगा। फिर आपको बताया हमने क्या कि आवेश प्लस होगा माइनस होगा, ई किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन प्लस माइनस अगर आवेश है तो वह आवेश के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। ये बल के बारे में क्या बताया? कूलाम ने। तो हमको वही बल के बारे में बात करना है। तो कूलाम कहता है कि समान आवेश के बीच चूंकि क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। असमान आवेश के बीच आकर्षण, माने या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण बल लगेगा। तो बल के बारे में बता रहा है कि बल जो होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश कौन कौन है जी? Q1 और कौन है? Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2 ये हो जाएगा। फिर से समझिए, फिर से अगला बात को क्या बोला कि वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो कि आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, तो वही बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बताओ इन दोनों आवेशों का बीच का दूरी क्या है? r है। तो r के वर्ग क्या r स्क्वायर कर देंगे? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r स्क्वायर होगा जी। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और लिख दीजिएगा इस समीकरण क्या है? 2 है। ले देके अगर ये दोनों समीकरण को मिला करके लिखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? कहना है समझ गए। एक लाइन में बोलेंगे तब कि F प्रोपोर्शनल टू, कूलाम का नियम कहता है कि दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। चूंकि आवेश Q1 Q2 है तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। लेकिन वही दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो चूंकि उसके बीच का दूरी r है ना, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में लगा देंगे। ये आप लोग का हो गया किसका नियम? कूलाम का नियम। इसके बाद से आपको समझना, ये पहले बताओ ये 3 लाइन समझ में आया कि नहीं? जब भी आएगा कूलाम का नियम, अस्थिर आवेश के लिए कूलाम के नियम को लिखें और उसे सत्यापित करें। तो इस प्रकार से पहले आपको लिखना होगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर से कर देंगे कि माना कि Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश है जो एक दूसरे से कितना दूरी पर? r दूरी पर स्थित है। तो किसके नियम से? तो लिख दीजिएगा कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से हम जब लिख देंगे तो लिखना होगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, वही F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर समीकरण 2। जब दोनों समीकरण को मिला दीजिएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर, ये आप लोग को आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब इसके बाद वाला कहानी आप लोग का स्टार्ट है। आप लोग को फिजिक्स में बताया गया है कि क्या आप लोग को लगता है कि दो अस्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल तो क्या सब जगह समान होगा कि असमान होगा? तो ये निर्भर करता है माध्यम पर। हवा में हो सकता है कि यहाँ पर आकर्षण विकर्षण अलग मात्रा में होगा, उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अलग है। कोई अगर धातु पर लेके जाओगे तो उसके लिए अलग होगा, अगर लकड़ी के लिए लेके जाओगे अलग होगा। माने सब के लिए आकर्षण विकर्षण का जो प्रभाव है, उस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है वो अलग अलग परिमाण का आ रहा है। जबकि कूलाम के नियम में जब इसको इस प्रकार से बताया गया, तब यहां पर से क्लियर करना है कि यही जब हटाएंगे, ई प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट को लाना पड़ता है। और वही कांस्टेंट को हम यहाँ दे रहे हैं कि 1/4
4 पाई इप्सिलॉन होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो यह बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन होगा इनटू Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। ई लाइन तक समझ में आया कि नहीं? फिजिक्स कहता है जब तुम प्रोपोर्शनल को हटाओगे, समानुपातिक हटा करके बराबर दोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ जो आपका कांस्टेंट होगा 1/4 पाई क्या होगा, इप्सिलॉन होगा। अब यही बात है कि भैया ये इप्सिलॉन का है, यही इप्सिलॉन है जो आप लोग का हम बता रहे हैं कि इप्सिलॉन के मतलब होता है कि इसका मतलब है कि परावैद्युतांक कहिए, परावैद्युतांक, या इसी को हम विद्युतशीलता भी दे सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इप्सिलॉन के मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता। अब कहता है इप्सिलॉन विद्युतशीलता निकलता कैसे है, तो यही इप्सिलॉन जो निकलता है वह इप्सिलॉन नॉट अगुना इप्सिलॉन आर होता है। लग भी रहा कि भैया एगो काफी नहीं था जी, दो और आ गया है। तो फिर से समझना कि इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होगा। इप्सिलॉन नॉट को, यह जो इप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, इसको हम विद्युतशीलता गुणांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। नियतांक के मतलब यह किसी खास के लिए नहीं होता रे, इसका मान हर एक के लिए, मतलब कि कोई माध्यम रहेगा, इप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा वो निश्चित होगा, नियत होगा, इसका मान न कभी घटेगा न बढ़ेगा, इसका मान स्थिर रहता है। तब कहना है कि यहाँ इप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मतलब होता है कि यह विद्युतशीलता, यह विद्युतशीलता नियतांक है। इप्सिलॉन नॉट मतलब यह विद्युतशीलता नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट है, इसका मान नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, फिक्स है। फिक्स है तो आखिरकार इसका मान होता कितना है, तो इसका मान 8.85 गुना 10 के पावर -12, 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। या फिर इसी का मान 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक बार फिर से इस सब बात को एकदम ध्यान में रखना चाहिए, जितना भी मान लिख रहे हैं सब बात को एकदम समझते चलिएगा। ऑब्जेक्टिव यही सबसे उठाता है। क्या लाइन तक क्लियर है? अब आगे बात को पता चलो। अब ये लग रहा होगा कि भैया ई का मान मैंने विद्युतशीलता का मान, तो यही विद्युतशीलता का मान हर माध्यम का अलग अलग होगा। कहना विद्युतशीलता का मान निकलेगा कैसे, तो इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होता है। ये जी इप्सिलॉन नॉट का मान घटता है बढ़ता क्या, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तो लग रहा होगा कि जब ई वाला मान स्थिर रहता है तो ई बदल कैसे जाता है, तो एक कर आधार पर ई स्थिर है, लेकिन ई बदलते रहता है। तो जैसे जैसे इप्सिलॉन आर बदलते रहता है वैसे वैसे इप्सिलॉन का मान भी क्या होते रहेगा, बदलते रहता है। क्या ई अब लाइन समझ में आ रहा? अब कहना कि इप्सिलॉन आर, तो इप्सिलॉन आर को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको क्या कहते हैं जी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माने किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता, यह इप्सिलॉन आर कहलाता है। और इसमें 2-3 वर्ड याद रखिएगा। एक होता है निर्वात, निर्वात हो गया या फिर वायु हो गया, दोनों ही का इप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो क्या लेके चलते हैं, एक। जबकि अगर कोई धातु के बारे में बात करेगा तो धातु का इप्सिलॉन आर ई क्या होता है, इन्फिनिटी। जबकि अन्य कोई भी प्रकार के वस्तु बच गया, अन्य कोई पदार्थ बच गया, उसका इप्सिलॉन आर का मान जो होगा 1 से ज्यादा होगा और इन्फिनिटी से क्या होगा, कम होगा। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो इसको बंद कर देते हैं। मान जो होता है, अगर हम निर्वात के बात करेंगे या फिर हवा के बात करेंगे, तो निर्वात या हवा में इप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, 1 होगा। जबकि अगर धातु के बात करता है, कोई प्रकार के धातु में, तो इप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। अन्य कोई भी प्रकार के अगर पदार्थ की बात करता है तो इप्सिलॉन आर का मान जो होगा 1 से ज्यादा होगा और इन्फिनिटिव से क्या होगा, कम होगा। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात को बढ़िया से समझो। अब जब ये हम समझ गए कि इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर होता है, तब कूलाम के नियम से आपको क्या बता रहे थे कि एफ बराबर जो होगा वह 1/4 पाई इप्सिलॉन अगुना Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या यही था? अब बताइए इप्सिलॉन का जो मान वहां रखा था कि इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर, वो यहाँ रख सकता है कि नहीं रख सकता है, रख सकता है। तो एफ बराबर क्या आएगा हुआ, तो बोलो 1/4 पाई इप्सिलॉन बराबर क्या जानते हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, और गुना क्या होगा Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। ई मेन फार्मूला हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन हमें चलना है
किसके लिए? हवा के लिए, जिसको वायु कहते हैं, या फिर किसके लिए? निर्वात के लिए। तब बोलो हवा या निर्वात में इप्सिलॉन, यहाँ पर हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का जो मान है वो क्या बताए हैं? 1 बताए हैं। तो क्या इप्सिलॉन आर का मान वहां रख दीजिएगा, तो एफ बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चूंकि इप्सिलॉन आर का मान 1, तो यही रह जाएगा ना, और गुना हो जाएगा Q1 Q2 और बटा आर स्क्वायर। ये जी इतना बतवा ध्यान रहेगा, जब जब न्यूमेरिकल में आप लोग को 2 अस्थिर आवेश दिया रहेगा, बीच का दूरी दिया रहेगा, कहेगा बल निकालो, तब बल निकालने के लिए यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। गलती से भी अगर Q1 का मान 2 है, काटने का प्रयास नहीं करना, 2 दूनी 4, कारण ये जैसे आया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कहना, इसको हम पहचानते हैं कैसे? मान रखो, तो यहां लिख देते हैं स्टार लगा करके कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या होगा, तो 1/4 पाई तो रहबे करेगा। इप्सिलॉन नॉट मतलब, तो आपको बताया गया है इप्सिलॉन नॉट का मान देख लीजिए, यहां लिखे हैं 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बोलो वहां पर इप्सिलॉन नॉट जगह पर मान रख सकती है, तो यहाँ इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9, इतना कूलाम स्क्वायर प्रति क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये जी 4 पाई से 36 पाई 9 बार में ना। अब आप बताओ तो 1 है, आई बटा मैंने भागा ना, तो ये भागा वाला सिस्टम गुना में बदल दो, तो गुना में बदलिएगा तो 1/9 गुना 10 के पावर 9 उलट जाएगा ना, माने 9 गुना 10 के पावर 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुना 10 के पावर 9। अब बटा में कुछ नहीं, क्या होगा? फिर से 1/बटा मैंने भागा, अब हिन के भागा में पढ़े थे कि इसको 1/9 गुना 10 के पावर 9 भागा में है, गुना में बदलेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो जो भागा वाला है वो गुना में और गुना वाला भागा में, तो ये मात्रकवा बदल जाएगा ना रे, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये बदल जाएगा। बदलने के बाद क्या लिखाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब प्रति क्या होगा? कूलाम स्क्वायर। इलान समझाया, इसलिए आपको पहचान करवा दिए कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसका जो मान होगा वह 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ई वाला आप लोग का होगा। ये बताइए, यहां तक आप लोग का ध्यान में रहेगा? इतना बात आपको कूलाम का नियम में समझना है। तो एक लास्ट बार सुन लो, उसके बाद आप लोग को छापने का काम करना है। हमने क्या कहा? अगर परीक्षा हमारा कूलाम का नियम क्या है और सामने दिख जाए कई अंक 5 अंक, तब पहले इसके बारे में बताना है, कहना है इसके बारे में यही लिखना होगा कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया, जिसके नियमानुसार क्या बताए कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या यहां तक बात समझ आ गया? अब उसके बाद डेरिवेशन पर चलना है, सिद्ध करने पर चलना है। तो क्या कहिएगा? पहले एक फिगर बना दीजिएगा छोटा सा कि मान लेते हैं, माना कि Q1 और Q2 परिमाण के 2 आवेश है। इसको बनाने के बाद आपको लिखना होगा, माना कि Q1 और Q2 परिमाण के कितने आवेश? 2 आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर है? r दूरी पर स्थित है। माना कि Q1 और Q2 परिमाण का 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो किस नियम से? कूलाम के नियम से। वह लगने वाला बल को क्या कहते हैं? F प्रोपोर्शनल टू आवेश के गुणनफल का, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2। समीकरण 1 F प्रोपोर्शनल टू दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस समीकरण क्या होगा? 2। फिर लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, जिसके समानुपाती अंश में, जिसके व्युत्क्रमानुपाती हर में, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। फिजिक्स कहता है जब हम इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट क्या लिए हैं? 1/4 पाई इप्सिलॉन, जहां इप्सिलॉन विद्युतशीलता है। ये इप्सिलॉन का मान कैसे निकलता है? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, जिसमें इप्सिलॉन नॉट के मतलब विद्युतशीलता नियतांक है, जिसका मान फिक्स रहता है। तो इसका मान 8.85 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या इसी का मान 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका मान फिक्स है, तो ये बदल कैसे देता है माध्यम के अनुसार, तो इसके आधार पर, हाँ, तो इप्सिलॉन आर का मान एक होता है कि अलग अलग, तब माध्यम के अनुसार इप्सिलॉन आर का मान बदलते रहेगा। इसीलिए इप्सिलॉन आर को हम कह रहे हैं कि यह माध्यम का क्या है, विद्युतशीलता है, यह माध्यम का विद्युतशीलता है। इसमें याद रखना है, निर्वात में या हवा में विद्युत माध्यम का विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, एक होगा, जबकि कोई धातु रहेगा तो उसका इप्सिलॉन आर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अन्य कोई पदार्थ बच गया तो उसका इप्सिलॉन आर एक से ज्यादा होगा और इससे छोटा होगा। क्लियर हो रहा बात को। अब इसके बाद कहना कि एफ में इसी का मान रखिए, तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन गुना Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर है। तो इसमें इप्सिलॉन का मान रखिएगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होगा, जिसमें हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान 1 है, रख दीजिएगा। तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला सब के लिए कि केवल हवा के लिए, हवा और निर्वात के लिए है। क्लियर है बात को। अब आपको करना, अगर कोई माध्यम दे देगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, माध्यम नहीं दिया तो ये फार्मूला आप लोग को इस्तेमाल करना है। फिर आपको कहना कि इसको हम लोग पहचानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। जब हम इप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं तो ले दे के 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान जो आएगा वो कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये बताइए, यहाँ तक बात मामला क्लियर है। अब इसके आगे क्लास हम लोग अगले दिन देंगे, आज इतना आप लोग पचा के आइएगा, ठीक है।